नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए स्वर्णलता का द्वितीय अध्याय। मुक्तकेशी के 4 लड़के हैं, सुबोध, प्रबोध, प्रभास और प्रकाश। बड़ा सुबोध बाप के रहते ही खड़ा हो चुका था। बाप अपने ही दफ्तर में उसे रखा गए थे। कालक्रम से वह उस सौदागरी ऑफिस के बड़े बाबू के परवर्ती आसन पर आ पहुंचा। संसार वास्तव में उसी के रुपयों से चलता है। मझला प्रबोध एंट्रेंस पास करके बहुत दिनों तक खाते खेलते रहकर अभी अभी कुछ दिन हुए एक मित्र के साथ लोहा लक्कड़ का व्यवसाय करने लगा है। मित्र के रुपए प्रबोध की मेहनत। सजला लड़का प्रभास घर में सबसे विद्वान, एफए पास करके वकालत पढ़ रहा है। और प्रकाश 5 ही 6 क्लास तक पढ़कर मोहल्ले के एमेचर थिएटर में स्त्री भूमिका में अभिनय और बालों में क्यारियां कर रहा है। स्वर्ण के ब्याह के समय घर की अवस्था लगभग यही थी। बहुत दिनों तक स्वर्ण इन सबका पूरा नाम भी नहीं जानती थी। सुबो, पेबो, पेभा, पेका, मुक्तकेशी के संबोधन की यही भाषा थी। एक दिन छोटी ननद को विराज को बुलाकर स्वर्ण पूछ बैठी, तुम लोगों का नाम क्या है बताओ तो। माँ जी तो तुम्हें राजू राजू कहती हैं। राजबाला है। आज ही सुन लो जरा। राजू ने अवाक होकर कहा, ब्याह हुए इतने दिन हो गए, ससुराल के लोगों का नाम भी नहीं जानती हो? मझले भैया ने बताया नहीं? सच पूछिए तो राजू के मझले भैया से स्वर्ण ने कभी यह पूछा ही भी नहीं, पूछने का ख्याल भी नहीं आया। अभी ही एकाएक ख्याल आया सो पूछ बैठी। लेकिन वह नहीं कहकर स्वर्ण ने होठ उलटकर कहा, तुम्हारे मझले भैया से पूछे मेरी बला। तुम हाथ के पास हो, मैं औरों की खुशामद करने क्यों जाऊं? उम्र में 3 साल छोटी ननद की भी इतनी खुशामद कर ली। राजू उससे खुश भी हुई। उंगली गिनकर बोली, बड़ी दीदी का नाम है सुशीला, मछली दी का नाम है सुबाला, सजली दी का नाम है सुराज। यहाँ पर जो तीसरे नंबर की होता है भाई, उसे सजला कहते हैं, और जो बहन होती है उसे सजली बोला जाता है। मझली दूसरे नंबर की होती है। तो सजली दी का नाम है सुराज और मैं हुई विराज, और भाइयों का नाम है। बड़े उत्साह से ही ननद भौजी में बातें हो रही थी। अचानक सारी परिस्थिति ही बदल गई। विराज बिगड़कर वहां से चली गई और मझली बहू की दुस्साहसिक डिटाई की बात घर भर में फैल गई। सुवर्ण ने जेठ देवर के नाम का मजाक उड़ाया है, नंदों के नाम पर मुंह भी दिखाया है। किया है स्वर्ण ने, सच ही तो यह किया है। किंतु स्वर्ण क्या यह जानती थी कि ये मामूली कौतुक से इतना दोष होगा और नाम के माने पूछने से अपमान करना होता है। सुराज सुनकर ही बोल उठी थी, हाय राम, यह सुराज कैसा नाम हुआ? इस नाम का कभी कोई मतलब होता है? इसका नाम का मतलब क्या है? इसे अगर मुंह बिदकाना कहा जाए तो वही सही, लेकिन हाँ, देवरों के बारे में मजाक से एक बात जरूर कही। एक एक करके चारों का नाम सुनकर ही करके हंसती हुई बोल उठी, चारों का मेल मिलाकर नाम रखा जा सकता था। विराज ने बोहे से कुड़कर कहा, सुबोध प्रबोध का मेल कहाँ मिलता? स्वर्ण हंसते हंसते लोटपोट हो गई थी। क्यों? अबोध निर्बोध की विराज छिटक सी पड़ी। उम्र से कहीं ज्यादा जोरदार झंकार कर बोली, इतनी हिमाकत तुम्हारी मजली बहू? सजले और छोटे भैया को तुम निर्बुद्धि कहने की जुर्रत करती हो? ठहरो, मैं माँ से जाकर कहती हूँ। माँ को कह देने के कहने से स्वर्ण का मुंह अवश्य सूख गया था। उसका हाथ पकड़कर बोली, नाराज क्यों हो गई? हाय राम, मैंने तो मजाक किया था। विराज ने लेकिन हाथ पकड़ने का मान नहीं रखा। वह हाथ छुड़ाकर चली गई और दूसरे ही क्षण मुक्तकेशी का आविर्भाव हो गया। न चिल्लाना न डांटना, थम थम करते गले से बोली, अरे रे 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 रे, किस अभागे घर में पली थी रे मजली बहू? जरा सी तहजीब नहीं? इधर तो पुरखिन जैसी बातों का जहाज। मैं पूछती हूँ, पेवा पेका के नाम पर धिक्कार क्यों किया? स्वर्ण ने साहस बटोर कर कहा, मैंने तो मजाक किया था। मजाक? मजाक किया? अरे मैं पूछती हूँ, किसका मजाक किया? इस सास का और मरे ससुर का। नामकरण तो इन लोगों ने अपने से किया नहीं, हम लोगों ने ही तो किया है। मैंने 7 जन्म में भी ऐसा नहीं सुना कि एक इतनी सी बहू आकर जन्म पत्री और टिप्पण मांगती है, नाम पर खिल्ली उड़ाती है। पेवा पेका सुनेंगे तो क्या कहेंगे? स्वर्णलता बोल उठी, आप अगर सबसे कहती फिरे तो मैं क्या करूं? मैं तो किसी को सुनाने नहीं गई हूँ, मजाक से ही तो कहा था। ननद जी लुतरी लगाने क्यों गई?
बहू के मुंह से ऐसी साफ और स्पष्ट भाषा सुनने की आदि नहीं है मुक्तकेशी। 7 थप्पड़ पर भी बड़ी बहू उमा शशि के मुंह से चू नहीं निकलती। बहन बेटी की बहू, भांजे की बहू, यह भी उन्होंने बहुत देखी। पेट में शरारत, परले सिरे की बदतमीज होते हुए भी मुंह से ऐसा लावा नहीं फूटता किसी के। और भी थम गले से कहा, मेरे पेट की लड़की ने में चुगली खाने की आदत नहीं है रे बहू। भाइयों के प्रति वे घृणा देखकर उसके जी में बड़ा लगा। तुम्हारे चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। नाम के भी माने चाहिए। बाप के जन्म में भी ऐसा नहीं सुना। पता नहीं था कि घर में ऐसी विद्यावती बहू आएगी। फिर तो मारे खोज कर नाम रखती। अच्छा, आने दे प्रभा को। उससे तो 2 पास किया है, 3रे पास की पढ़ाई कर रहा है। सुन रही हूँ वकालत पढ़ेगा। उसी से पूछूंगी किस नाम का क्या अर्थ है। कहूंगी, इतनी विद्या के बाद भी अपनी विद्यावती भाभी के आगे अबोध निर्बोध हुए तुम लोग। स्वर्ण अभिमानी है, किंतु बातों का लावा भूनती है। आपे में नहीं रह सकती। गुस्सा होने पर दबाने की क्षमता नहीं, इसलिए वह फिर सास के मुंह पर बोल उठी, आप लोग ना बड़ा तिल को ताड़ करती हैं। तुच्छ सी बात के लिए इतनी हलचल मचा देना अच्छा लगता है। मुक्तकेशी बैठ गई, बोली, राजू एक लोटा पानी ले आ, माथे पर थोपू। ओह सखी माँ, मेरी कितने जन्मों की शत्रु थी, ऐसी लड़की गले मड़ गई। विराज दौड़कर एक लोटा पानी ले आई। मुक्तकेशी ने चुल्लू चुल्लू पानी माथे पर थपथपाया और कहा, इस बहू के साथ मेरा गृहस्थी करना नहीं होगा। वह भविष्य में दिव्य चक्षु से देख रही हूँ। राजू किवाड़ लगा ले, मैं जरा बहादुर बगान से हुआ हूँ। माथे में आग लहक उठी। आग मुक्तकेशी के माथे पर जब तभी लहक उठती है। पति मात्र एक लड़के को खड़ा कर गए थे और 3 लड़कियों का ब्याह कर दिया था। बस बाकी 3 लड़कों को खींचना पड़ा है। सबसे छोटी लड़की ब्याह के योग्य हो गई है। अभी तो फिर भी 2 लड़के कमा रहे हैं। बड़े का वेतन भी बढ़ा है। उस समय जिस कष्ट से चला, यह तो ईश्वर ही जानते और मुक्तकेशी। वही सारे कष्ट आग के उपादान होकर अंदर जमा है। जरा इधर उधर हुआ नहीं कि वह आग जल उठती है। लेकिन घर गृहस्थी में तो आज तक इधर उधर था नहीं। जो भी था बाहर। घर में लड़के तो हाथी जोड़े रहते हैं, बड़ी बहू तो माटी का घट। यह मजली बहू जब से आई है तब से आग ही लहकती है। उठते बैठते वह स्वर्गीय सखी माँ पर अभियोग बरसाती रहती है। उसमें भी खैर है। मुखरा मजली बहू बोल बैठती है। उस बेचारी मरी हुई को कितनी गाली दीजिएगा। वह जो वहाँ जीभ काट काट कर फिर से मरेंगी। एक तो पोती होकर मैं रात दिन गाली श्राप देती हूँ। अरे तुम श्राप देती हो? मुक्तकेशी हठात तमतमा गई। भवे तरह कर बोली, तुम किस दुख से श्राप देती हो? जिस दुख से आप देती हैं उसी दुख से। आकाश की ओर ताककर उदास गले से स्वर्ण ने कहा, अब दोष नहीं देती, उसे अदृष्ट मान लिया है। स्वर्ण की ये बातें महज स्त्रियों तक ही सीमित नहीं रहती, पुरुषों के भी कानों तक पहुंचती हैं और उसे पहुंचाती है मुक्तकेशी। रोज ही हाथ जोड़कर गृहस्थी से छुट्टी मांगती है। सुन सुनकर मुक्तकेशी का बड़ा लड़का बीच बीच में कहा करता है, तुम लोग भी मजली बहू को क्यों चिढ़ा करती हो? मेरी समझ में नहीं आता। जानती ही तो हो वह जरा तेज प्रकृति की है। परंतु मझला सजला छोटा तो जब मारा तब काटा कर उठता है। उम्र में बड़े देवरों से आमने सामने बोला नहीं जा सकता, इसलिए देवर लोग एक तरफ ही गर्जा करते हैं। माँ का अपमान मजली बहू ने सोच क्या रखा है? अपने मजले भैया की हालत चूंकि राजा दशरथ की है इसलिए पार पा रही है। दूसरा कोई होता तो ऐसी पत्नी के मुंह मारे जूतों को चूर देता। वह तेज प्रकृति की है। तुमने तो भैया खूब उकसाया उन्हें। मैं पूछता हूँ, माँ के अपमान से तुम्हें बुरा नहीं लगा? तुम्हें? सुबोध ने हंसते हुए कहा, आह, एक रत्ती की उस बच्ची की बातों से माँ का क्या अपमान होना? वह उतना लेती क्यों है? कितने प्रबोध रहता है तो भैया के बदले छोटे भाइयों का ही समर्थन करता है। कहता है एक दिन पहुंचा आना होगा इसे, कहता है पर धीमे गले से। पत्नी को उखाड़ देने से असुविधा है। पत्नी बिगड़ जाए तो अपना स्वभाव चरित्र ठीक रख पाएगा या नहीं कौन कह सकता है, आखिर मर्द है ना। बहादुर बगान में मुक्तकेशी की हम उम्र मौसेरी बहन हेमांगनी का घर है। दिमाग गर्म हो जाने से मुक्तकेशी यहीं चली आती है, क्योंकि हेमा की बातें जी जुड़ाने वाली होती है। हेमा के लिए पानी ऊंचा तो ऊंचा, पानी नीचा तो नीचा। मुक्तकेशी यदि कहे मेरी बड़ी बहू जैसी भलमानस नहीं, हेमा कहेगी कहने की बात है, बहू को देखते ही आंखें जुड़ा जाती हैं। और मुक्तकेशी यदि कहे मेरी बड़ी बहू जैसी बुद्धू त्रिभुवन में नहीं, तो हेमा कहेगी बिल्कुल देख ही रही हूँ, यह तो तू ही है तो उस बुद्धू के साथ घर करती है। परंतु मुक्तकेशी की मजली बहू के लिए हेमा को कभी सुर बदलना ही नहीं पड़ता। सब समय की ही एक बात, सच मुक्ता, वैसी बहू के साथ कैसे तू घर करती है? मुक्तकेशी कपाल ठोक लेती है। उपाय?
पेवों के मुंह में तो हुमकी होती है, भीतर भीतर रूपसी पत्नी के चरणों का गुलाम। मेरा हाल क्या है वो तो तुम जानती हो। हम उम्र होते हुए भी मुक्ता शायद हेमा से 2-4 महीने की छोटी ही है, इसलिए हेमांगनी के पति काशीनाथ उनसे छोटी साली के नाते हंसी ठट्ठा करते हैं और दोनों बहनों को एकत्र होते ही आ धपकते हैं। अच्छी नौकरी करते थे, दिल्ली शिमला में रहे, फिलहाल सेवानिवृत्त होकर अपने साबिक मकान में आकर रह रहे हैं। हेमांगनी अवश्य पति के साथ दिल्ली शिमला का सुख भोगने नहीं गई। पति के साथ नौकरी की जगह जाना निंदा की बात है। सिर्फ मुक्तकेशी ने घर में सोने की व्यवस्था भी अलग ही कर रखी थी। जब छोटी सास की दृष्टि इस नई व्यवस्था पर पड़ी तो उन्होंने आकर मुक्तकेशी को धर दबाया। अजी मैं पूछती हूँ दीदी, ये कैसी अनहोनी बात है, घर में जवान बहू फिर प्रबोध तुम्हारे आंचल तले क्यों सोता है? मुक्तकेशी मुंहजोर है, फिर ननद देवरानी की ही को कुछ मानकर भी चलती है, इसलिए जो किया है ठीक किया है, तुम्हारा क्या, यह ना कहकर के संक्षेप में ही बोली, सपना मिला था। सपना मिला है? हाय राम, सपने की और कोई विषय वस्तु नहीं मिली तुम्हें? क्या सपना मिला जरा सुने। मुक्तकेशी ने और संक्षेप में कहा, सपना बताना निषेध है। छोटी बहू ने व्यंग के सुर में कहा, जागकर सपना देखने से तो बताना मना ही होगा, किंतु मैं तुमसे कह देती हूँ दीदी, वज्र की कमाई होने से ग्रह फंसती है। अभी तुम्हारी बहू मन का खेद मन में दबाकर तुम्हारे अन्याय विधान को मान लेती है, मगर भविष्य में इसका बदला वसूलेगी। बूढ़ी तो होना ही है, तो उनके हाथों में पड़ना भी है। मुक्तकेशी ने दमक कर कहा, क्यों पराए हाथों क्यों पड़ने लगी? गंगा मैया नहीं है क्या? जब तक आग समांग रहेगा डांट के साथ संसार चलाऊंगी, समर्थ नहीं रहेगी तो गंगा की गोद में शरण न ले लूंगी। पर तुमसे यह भी कहे रखूं छोटी बहू, जिसके दुख से तुम्हारी आंखों में खारा पानी आ रहा है ना, वह बहुत आसान नहीं है। खेत से तो मरी जा रही है। बड़ी बहू से उसने क्या कहा पता है? आज सुनकर जी गई, हड्डी में हवा लगा। कुछ दिन फिर भी चैन की नींद तो सोऊंगी, दुर्गा मैया से मनाऊंगी कि किस समय उसका सदा बुरा ही रहे। सुन लिया? इसके बाद भी खेत करोगी? अरे वह तो उसने तेज दिखाने के लिए कहा होगा, छोटी गृहिणी ने हंसते हुए कहा। दुखी हूँ यह बताकर हल्की नहीं होना चाहती, लेकिन तुम्हारे बेटे का क्या हाल है? मुक्तकेशी भी कुछ कम तेज वाली नहीं, हल्की ना हो इसलिए वह भी खरखरा कर बोली, फिर भी औचक ही जरा असतर्क हो पड़ी। बोल उठी, बेटे की तना पूछो, वह तो कामरूप कमेच्छा का भेड़ा है, तड़पता फिर रहा है, रात भर नींद नहीं आती, रह कर उठता है, पानी पीता है। मैं मुर्दे सी सो जाऊं तो भाग ना निकले, मैं भी एक ही घाघूं, उकुस पुकुस किया नहीं कि पूछ बैठती हूँ, पानी पिएगा? मच्छर काट रहे हैं, गर्मी लग रही है। अरे माँ होकर बेटी की कम गति तो नहीं कर रही हो? छोटी ने कहा। वही तो आफत हुई, कुलंगार है। मेरा सुबह वैसा नहीं है, इस अभागे के कारण ही मुझे मान गंवाकर कमरे में भेजना होगा, और वह मानी नहीं तो ऐट में है। सुनकर हैरान होगी, मैंने राजू को उसके कमरे में सोने के लिए कहा था, नहीं सोने दिया। बोली मैं अंदर से किवाड़ बंद करके मजे में सोई रहूंगी। हाँ, सुवर्ण ने ये कहा था, 13 साल की सुवर्ण। मुझे भूत का डर नहीं, मजे में सो रहूंगी, बल्कि आराम से रात भर। एक को पंखा झलते झलते जान पर तो नहीं बनेगी। किंतु मुक्तकेशी के गर्भ के कुलंगार ने इस अपमान के बावजूद मान गंवाया। आड़ ओट में हाथ पकड़ने जाता, कहता तुम्हारे जी में रत्ती भर माया ममता नहीं है रे मजली, कैद में कभी भेंट करने को जी नहीं चाहता। सुवर्ण हाथ नहीं पकड़ने देती, कहती देख रही हूँ क्या, सदा ही से तो देखती चली आ रही हूँ। वह देखना भी कोई देखना है, मना तो रात को ही कमरे में आने की है ना, और समय जरा भेंट कर लेने में क्या दोष है? मुझे वैसा अरमान नहीं। अरे बड़ी निर्मोही हो तुम, और तुम सभी क्या कम मायावान हो? अरे माँ को एक कारण हो गया इसलिए, मैं भी तो वही कह रही हूँ। तुम तो हाफ उठे। हाफ क्या, यूं ही रहा हूँ मजली, आदमी का कलेजा है इसलिए हाफ रहा हूँ। तो वह कलेजा मुझे नहीं है, हो गया ना। दुहाई है, कल दोपहर छत की सीढ़ी घर में आ जाओ। दोपहर को दफ्तर नहीं है, दफ्तर से भाग आना होगा। और उपाय क्या है? तुम्हारा दिमाग खराब है, मेरा तो नहीं हुआ। ओह, यानी पति के प्रति मन नहीं है? मन और कुछ। खैर मैं भी तो मर्द हूँ। सुनकर आश्वस्त हुई, कभी कभी संदेह होता है ना। प्रबोध ने बिगड़ कर कहा, इतनी कम उम्र में इतना बोलना कैसे सीखा? एकाएक दलान में किसी की छाया पड़ी। झटपट खिसक पड़ते हुए प्रबोध ने कहा, अच्छा झगड़ा छोड़ो, दुहाई है, याद रखना कल दोपहर में छत के सीढ़ी घर में। दफ्तर से भागकर आने पर कहीं निराश ना होना पड़े। तो प्रबोध की आशा पूरी हुई थी क्या? छत की सीढ़ी घर में आई थी सुवर्ण? हाँ, छत के उस सीढ़ी घर में आई थी सुवर्ण। घर का काम धंधा चुकाकर नित्य के नियम के अनुसार मुक्तकेशी जब
द्विप्राहरिक टोला भ्रमण में निकल पड़ी। उमा राशि बच्चे को सुलाने के बहाने जरा लेट लेने चली गई। खुद आमिष निरामिष दोनों प्रकार के झूठे बर्तनों का पहाड़ लिए खुदू आंगन में बैठी तो उस एकांत में पांव दबाए स्वर्ण सीढ़ी पर आई। पैरों का झांझन खोलकर अभिसार की अदा से और भी पांव दबाए सीढ़ियां चढ़ने लगी। किंतु पांव की झांझर क्या अकेली स्वर्ण ने ही खोली थी? सो जो भी खोले प्रबोध के जानने की बात न थी। वह तो हर पल एक झांझन की रुंझुन की अपेक्षा में उत्कीर्ण होकर हताश हो रहा था, क्रुद्ध हो रहा था, क्षिप्त हो रहा था। गर्मी के मारे तार तार पसीना छूट रहा था। मच्छरों के काटने से बदन फूल रहा था। अपने ही थप्पड़ खा खाकर शरीर में दर्द होने लगा था। फिर भी वहां से निकल आने का उपाय नहीं। आशा छलनामयी होती है। और फिर निकले भी कौन लाश से? वह दफ्तर से भाग आया है। यह तो ढिंडोरा पीट कर ऐलान करने की बात नहीं। दफ्तर से भागना तो भागना, बचपन में स्कूल से भाग जाने जैसा कांड कर बैठा। भैया के बगल में ही बैठकर खाया, भैया के साथ साथ घर से निकला और भैया की आंखों में धूल झोंक कर भाग आया। धूल झोंकने की सुविधा भी है। प्रबोध ट्राम से जाता है और सुबोध साजे की बग्गी से। मोड़ पर दोनों अलग अलग हो जाते हैं। भैया के सामने वह ट्राम पर सवार हुआ और जरा ही देर बाद टप से उतरकर चुपचाप घर की ओर। इस समय किसी से भेंट हो जाने का खतरा कम रहता है, क्योंकि पुरुष वर्ग तो मोहल्ला उजाड़कर स्कूल दफ्तर चला जाता है और स्त्रियां तो कुछ रास्ते पर नहीं आती है कि देख लेंगी। फिर भी किसी के यहाँ दाई नौकर या खुद से ही भेंट हो जाए तो क्या कहकर मन बचाएगा? यह उसने सोच रखा था। कह देगा बाप रे बाप, पेट में जो मरोड़ होने लगी कि बीच ही रास्ते से लौट आना पड़ा। ना, स्वर्णलता का स्वामी इससे अच्छा और कोई सभ्य झूठ नहीं बना सका। विधाता उस समय तक सदैव थे उस पर, इसलिए किसी जानी चीनी शक्ल का आमना सामना नहीं हुआ। किंतु वह सदर दरवाजे से भी नहीं गया। क्या ठिकाना कि मुक्तकेशी कुछ देर में गंगा स्नान को निकले। विधवा होने के बाद से ही मुक्तकेशी नित्य गंगा स्नान का पुण्य अर्जन करती जा रही है। विराज उस समय निहायत नन्ही थी, फिर भी विधवा होते ही मुक्तकेशी वैधव्य की सारी शुचिता और कठोरता का पालन करती आ रही है। बाल काट दिए, कलाई सुनी कर ली, पान खाना छोड़ दिया, रात का आचमनी भोजन छोड़ दिया, आदि आदि। लड़कों को दफ्तर भेजकर वह लोटा गमछा लेकर निकल पड़ती है। उस अंदाज से तो निकल पड़ी होगी, पर क्या पता आज प्रबोध के भाग्य से बगल में मेहतर के आने की जो गली है उसमें घुस पड़े या कोई डर नहीं। मुक्तकेशी उसके आसपास भी कभी नहीं झांकती। प्रबोध, वह तो 2.5 कदम बढ़ाने से ही शुद्ध। मुक्तकेशी के लड़कों को बचपन से ही 2.5 कदम से कसरत की आदत है। सो प्रबोध निष्कंटक होकर घर में दाखिल हुआ और इधर उधर ताककर टप से छत की सीढ़ी पकड़ ली। पकड़ी की मरा। दिन के 11 बजे से 2:30 बज गए। कमबख्त इसी सीढ़ी घर में ही क्या गृहस्थी का सारा ओछा माल जमा करना था? पैर टूटी चौकी, कुंद टूटा संदूक, ढक्कन टूटा बक्सा, इनके अलावा फटी मच्छरदानी, पुरानी कतरी फेंक दी गई, तोशक, फूटे घड़े, कांच, टूटी तस्वीर का फ्रेम, कौन सी चीज नहीं है न फेंकने की न खाने की। इन चीजों की गति भी क्या। अवश्य भविष्य से खींच खूंच कर उनके काम में आने की आशा भी कुछ कुछ है। जैसे समय सुविधा से दुनिया को बुलाकर फटी तोशक की रुई को धुनवाकर नई तोशक भरवा लेना, फटी कथरियों पर ऊपर से नया कपड़ा चढ़ाकर 2-1 सुलाई सुई से कर करा के काम चला लेना। बर्तन वाला आए तो टूटे बर्तनों को बदल लेना। बर्तन वाली आए तो फटी मच्छरदानी के बदले 2-1 पत्थर के कटोरे या कांसे की कटोरियां, पीतल का बगुना या आईना कंघी ले लेना। तस्वीर के फ्रेम की भी सदगति होगी। टूटे कांच के भी खरीदार हैं। वे भरी दोपहरी में ही तो हाँक लगाए घुमा करते हैं। चोरों से बचने के लिए वे टूटे कांच दीवारों पर चुनने के लिए खरीदी जाती है। गरज की गृहस्थ घर में सहज ही कुछ फेंके देने का सवाल नहीं। किस घर की गृहिणी यह नहीं जानती कि फेंक फाक से लक्ष्मी विमुख होती है, परंतु वे भद्दी चीजें कभी जिनकी सदगति होगी सदा सर्वदा आंखें सामने तो फैलाकर नहीं रखी जा सकती। इसी सब के लिए चोर कमरा यानी सीढ़ी घर चलिया होता है। गृहस्थ घर की गृहिणी के नियम अनुसार ही मुक्तकेशी ने भी सीढ़ी घर में ही ये सब चीजें रख रखी हैं। कभी किसी दिन उसका दुलारा पुत्र रतन पेवो यहाँ बैठकर मच्छरों से जूझेगा और अपने गाल पर आप ही थप्पड़ लगाएगा, यह तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था, लेकिन वही हो रहा है। पेवो मच्छर के कांटे अपने गाल पर आप ही थप्पड़ मार रहा है, अपना कान आप ही ऐंठ रहा है, और चूंकि जमीन पर 100 साल की धूल की परत पड़ी है इसलिए वहां नाक नहीं रगड़कर मन में 1000 बार रगड़ रहा है। भरोसा या पनाह के लिए टूटी तख्त थी जिसे प्रबोध ने फूंक कर धोती के छोर से हल्के हल्के झाड़कर बैठने के योग्य बना लिया। विरह की ज्वाला मिटाने के लिए यदि स्वर्णलता के साथ यहाँ 2 घड़ी बैठना पड़े, पर चौकी के कचकच शब्द से कहीं आपुत न हो, पहले इस चिंता से वह कातर हो रहा था।
वह चिंता तो धीरे धीरे गायब हो गई। अब यह सोचने लगा स्वर्ण आएगी तो क्या क्या तीखी चोखी सुनाकर मन की झांस को झाड़ेगा। उसने अपने ही को सोचकर क्या रखा है, महारानी है कहीं की। तीरथ के कौवे की तरह रहा के बेहया कुत्ते की तरह हताश किए प्रबोध बैठा है जो उसका पति है। संसार में उसका सबसे श्रेष्ठ गुरुजन। जापान से जो कंघी आती है उसमें भी लिखा रहता है पति परम गुरु। इसका मतलब है कि उस देश की स्त्रियां भी इस उपदेश को सिर आंखों उठाती हैं। और सुवर्ण हिंदू स्त्री होकर, बंगाली लड़की होकर पति को यह कष्ट दे रही है। प्रबोध क्या ऐसी स्त्री को छोड़ नहीं दे सकता? एक बार यदि वह माँ के आगे मुंह खोले, तुम्हारी मजलूबी तुम्हारी रहे माँ, मेरे लिए चिमटा है, लोटा है, गिरुआ है, तो माँ दूर दूर करके ऐसी कुलच्छनी बहू को निकाल कर बाहर नहीं करेगी और बेटे को गृहस्थ बनाने के लिए नई लड़की खोज कर ब्याह नहीं कराएगी। यह बदमिजाजी गर्वीली है, सोचती ही नहीं। या कि यह सोचती है कि प्रबोध को फिर बीवी नहीं जुटेगी। मर्द बच्चा ठहरा, 4 हाथ पांव हैं, उसे बीवी की कमी है और छोड़ने के लिए ही बहाने का क्या अकाल पड़ा। बहुत बड़ा बड़ा बहाना तो है ही। माँ के अपमान की भी बात उठाई जा सकती है। अब तक इसे छोड़ क्यों नहीं दिया नहीं मालूम। अंदर की बात नहीं मालूम थी। बस उस अदृश्य अपराधी को कटघरे में खड़ा करके प्रबोध लांछित करता रहा। जो जी में आया वही कहा, और क्यों ना कहे। मच्छर के काटे सारे बदन पित्तियां उभर आई कि नहीं। बैठे बैठे देह लोनी हो गई। कमरे इतना तो समान है, इतना जंजाल, लेकिन टूटा पंखा नहीं है कहीं। वह होता तो प्राण होठों पर नहीं आ जाते, तब शायद मिजाज भी सप्तम पर नहीं चढ़ जाता, लेकिन नहीं। बेचारे ने तस्वीर के एक टूटे कांच को हिलाकर हवा खाना चाहा, झंझनाकर चकनाचूर हो गया। लाभ यही हुआ कि विभीषिका की नाई कांच के टुकड़े तख्त पर बिखर गए। वह हतभागी आए, पहले इन कांच का किनारा करके, तब और कुछ गुस्सा करते करते आखिर आंखों में आंसू ही आ पड़े बेचारे के। केवल पाजी पत्नी ही अपनी माँ की शत्रु नहीं है, गर्भधारिणी माँ। उसके और भी तो 3 लड़के हैं और किसी के लिए सपना नहीं देख सकी। उनके सपने में बदनसीब पेवे को ही ठाव मिली। क्यों, किस अपराध में? माँ ने यदि यह अजीबोगरीब सपना नहीं देखा होता तो आज यह दुर्गति होती प्रबोध की। 15-20 रात उपवासी रहने के बाद ही तो ऐसा कांड हो गया। उन्हीं रातों में हाथों से सैलाने आती है, पंखा जलने आती है, कटे पर नमक। उस नमक की जलन में माँ के पैरों सर कूटकर कहाँ जी चाहता है। माँ, अपना ये स्नेह तो स्मरण करो, मरे पर मुंगेरी के मार न मारो। किंतु वास्तव में कहा तो नहीं जा सकता, लिहाजा सारा गुस्सा उस घूंघट वाली पर जा पड़ता है। यूँ तो घूंघट के भीतर खेमटा नाच नचाती है, सारी लज्जा स्वामी के लिए। चलाकी चतुराई करके सुवर्ण अगर अगुआ होती तो एकाध बार क्या मौका नहीं मिलता। सो नहीं, देवी जी जैसे ही कमरे में गई, धड़ाम से किवाड़ बंद करके उड़का ठोक दिया। बस रात साफ। पहले जब पता चला कि सुवर्ण ने अकेले ही सोना चाहा है, कहा कि मुझे उतना डर नहीं लगता, तो प्रबोध आशा से कंपित हुआ था, आह्लाद से पुलकित हुआ था। समझ में आ गया, मतलब समझ में आ गया, चालाकी में घा गए ना। सोचा कमरे में राजू फाजू रहेगी तो बेमौका होगा, अभिसार का राज फाश हो जाएगा। इसलिए हाय रे नसीब, ये आशा मरीचिका थी। बैठी बैठी मजा देख रही है, पति की तड़पन और पीड़ा का रस ले रही है। इस पापिन को नरक में भी ठाव नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी नरक में ठाव। गुस्सा बढ़ता ही गया क्योंकि पेट में भी चूहे कूदने लगे। जाने कब तो खाकर दफ्तर से निकला, अब तब का भात कब का हजम हो चुका। प्यास से छाती फट रही है, एक बूंद पानी भी नहीं। दफ्तर में होता तो अब तक 4-6 हिंग की कचौड़ियाँ, 8 आलूदम, आधे पाव बुदिया चढ़ाकर तो 2 गिलास पानी पी चुका होता। उसकी जगह यह पेट के कल कब्जे तक गालियाँ दे रहे हैं, नहीं आएगी नहीं आएगी पापिन, अब यहाँ से चली देना होगा। सच ही तो गुमसुम और नहीं रहा जाता प्रबोध से। हालात जब इस हद पर पहुंचे तो अचानक दरवाजे के उस और मंद हंसी की आवाज़ मानो चकमका उठी। खी खी खी, कौतुक की हंसी। यानी प्रबोध की दुर्गत का मजा लिया जा रहा है। प्रबोध दरवाजा खोलकर उसका गला धर दबाई या निष्ठुर पाशानी कहकर दोनों हाथों से अंकवार ले। दरवाजे पर ठोकर पड़ी। यह पहले से ही तय था। प्रबोध हुड़का लगाकर अंदर बैठा रहेगा। स्वर्ण आकर किवाड़ पर 3 बार ठक ठक करेगी। क्या पता कोई और ही आकर दरवाजा ठेले। उससे एक संकेत तय कर रखना ही ठीक है। 1 2 3 बार ठक ठक हुई। धोती की कोर से मुंह पहुँचते हुए प्रबोध ने हुड़का खोल दिया और चौंक कर छिटकते हुए भयंकर आ करके एक शब्द से फिर चौकी पर जा गिरा। वह शब्द गूंजकर एक चक्कर काटकर सीढ़ी पर आ की गूंज छोड़ते हुए नीचे उतर गया। क्यों? क्योंकि विराज को यही रोग है, डरने से आ करके आंखें कपाल पर चढ़ाकर एक कांड कर बैठती है। वह डरती भी तो हर किसी से है। उसको डराना इस घर के सभी एक का परिचित खेल है।
जान जाने पर भी विराज अंधेरे में सीढ़ी पर चढ़ उतर नहीं सकती। झट किसी के कमरे का चिराग उठा लाएगी, तब सीढ़ी पर जाएगी। यहाँ तक कि दिन दोपहर में भी विराज को भूत से डर लगता है। और सुवर्ण विराज को लेकर वही घर का परिचित खेल खेलने गई थी। विराज को डराकर मजा लेने के लिए भुला फुसराकर उसे छत पर भेजा था, या कि मजाक का केंद्र कहीं और था। इस खेल का उल्लास किसी और को उपलक्ष्य से था। कौतुक प्रिय स्वर्ण की भाव भंगी से समझ में नहीं आया। उसने बड़े ही निरह गले से विराज से पूछ रखा था, माँ जी जब चली जाएंगी सीढ़ी घर में चलकर बाग गोटी खेलोगी? यह बाग गोटी का खेल विराज का ही परम प्रिय था, क्योंकि अक्षर परिचय की बला उसे नहीं। दोपहर के अवकाश को सहनीय करने का उपाय नहीं जानती। उमा शशि की तरह सोने में भी उस्ताद नहीं। इसलिए सुवर्ण जब दोपहर में कोई किताब लेकर बैठती तो वह बाग गोटी खेलने के लिए तंग करती। नहीं खेलोगी तो माँ से पढ़ने वाली बात कह दूंगी, यह कहकर डराती है। लाचार स्वर्ण को गोटियां लेकर बैठना पड़ता है। अनिच्छा विराज भाप तो लेती ही है। सो यह प्रस्ताव विराज को अलौकिक ही लगा। फिर छत के सीढ़ी घर में, जहां दोपहर में भी जाने से बदन छम छम करता है। माँ के चले जाने पर सीढ़ी घर में क्यों? विराज अवाक हुई। दो तल्ले के कमरे में नहीं? क्यों नहीं, मुक्त किसी के सामने घर की बहू समय का अपचय होने वाला खेल नहीं खेल सकती। अवसर के समय बहू बाती बनाएगी, सुपारी काटेगी, चावल दाल कंकड़ चुनेगी और कुछ नहीं तो कतरी सिएगी। यही नियम है। नन्हे शिशु के लिए माँ के लिए सोने की कुछ छूट होती भी है, औरों के लिए तो बिल्कुल नहीं। यह सब न करके बहू कौड़ी गोटी खेलेगी? माँ लक्ष्मी घर में टिकेंगी भला? चारों हाथ उठाकर घर से झटपट निकल नहीं देगी? मुक्तकेशी का अड्डा यहाँ बंधा बंधाया है। जाड़ा, गर्मी, बरसात, धूप, पानी, वज्रपात कुछ भी हो, दोपहर में ताश के उस अड्डे पर वह पहुंचेगी ही। वहाँ एक सुनारिन की छूछा लेती है, इसलिए लौटकर नहाती भी है। परंतु उससे किसकी तुलना? भाग से हरिन की तुलना कभी होती है? सिंह से खरगोश की होती है? इसलिए मुक्तकेशी के सामने खेलना नहीं हो सकता। बेटी के लिए मन जरा डोलता जरूर है, पर बेटी की ममता में बहू को तो नहीं बिगाड़ सकती। बेटी को अपने साथ ले जाने के लिए बहुत खुशामद करती है। विराज जाना नहीं चाहती। कहती है, पुरखन के सामने मुंह में ताला डालकर ही तो बैठना होगा, बोलने से ही तो डांट डपट। अरे डांटे नहीं तो क्या पराए घर में नहीं जाना? कहकर ताश की गड्डी को पेट तले छिपाकर मुक्तकेशी चली जाती है। बेटी को चुपचाप सिखा जाती है, गप गाली से मछली बहू के कामकाज में खलल मत डालना। खेलने का खिंचाव तो पूरा ही था, मगर मुक्तकेशी के गाय बान में सीढ़ी घर में क्यों? अरे मजा है ना, जाने पर ही देखोगी, सुवर्ण ने कहा। अरे बताओ तो, बेर का अचार छिपा कर रखाई हो क्या? हाँ तो? अरे बताऊं क्यों? कहा तो जाने पर ही देख पाओगी। अरे बताओ ना बाबा, बता देने से मजा जाता रहेगा। समझ गई। मूढ़ी चना रख कर आई हो? नहीं, वही समझ लो, स्वर्ण ने मजा लेते हुए कहा। स्वर्ण के इस कौतुक से विराज भी स्पंदित थी। ना जाने क्या विराज तब से पूछते पूछते परेशान कर दिया, लेकिन दौड़कर अकेले एक बार देखा यह साहस नहीं हुआ। और लाख चेष्टा के बाद स्वर्ण ने रहस्य नहीं खोला। नीचे का कामकाज जब खत्म हुआ, स्वर्ण ने कहा, चलो अब पाँव के झांझन उतार कर दबे पाँव चलो। हाय राम, सो क्यों? डर से सक पकाकर विराज ने कहा, झांझन क्यों उतारूं? अरे मजा है, मैं भी उतारूंगी। मुझे भाई डर लगता है। डर कैसा? कहो ना, भूत मेरा पूत, चुड़ैल मेरी दाई, छाती में राम लक्षण, डर कैसा भाई? किसी अनोखे कौतुक की आशा से आखिर वही मंत्र जपते जपते विराज स्वर्ण के साथ ऊपर गई। उसके बाद स्वर्ण का दरवाजे पर 3 बार ठक ठक करो। किस लिए? देखना, स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा, वही देखोगी। तुम मुझे भूत का शिकार तो नहीं बनाओगी? अब की स्वर्ण उदास हुई। छोड़ो, यदि तुम संदेह करती हो तो मत ठकठकाओ। इतने दिनों से मुझे देखा, क्या मुझ पर इतना विश्वास है? विराज लजा गई। स्वभाव और शिक्षा के दोष से माँ से चुगली खाने की आदत होते हुए भी मझली भाभी उसके लिए आकर्षणीय है। मझली भाभी से बाल बंधवाने में आराम है, मझली भाभी से श्रृंगार कराने में आराम है, खेलने गप करने में आराम है। इसलिए उसके रूठने पर वह नम्र पड़ गई। कहा, ठीक है, ठकठकाती हूँ, मरूँ तो मरूँ, जियूँ तो जियूँ। स्वर्ण हंस पड़ी। उसके बाद 1 ठक, 2 ठक, 3 ठक, उसके बाद हुड़का खोलने की आवाज, और फिर तुरंत स्वप्न के अतीत वह दृश्य। जो मझले भैया खा पीकर दफ्तर गया है, उसी मझले भैया ने सीढ़ी घर का खुड़का खोला। सची क्या मझले भैया? वह मझले का मुंह था, वैसा भयंकर विभत्स। इसलिए औ करती हुई भागकर विराज बेहोश क्यों नहीं हो जाएगी? हाँ, प्राय बेहोश ही हो पड़ी थी। इसके लिए स्वर्ण को भुगतना भी पड़ा था। मुक्तकेशी की बेटी बेहोश कर देने के अपराध में, मुक्तकेशी के बेटे की लानत के अपराध में मौखिक तिरस्कार ही नहीं, लांछित और अपमानित पति से दैहिक दंड भी मिला था। उस दिन से स्वर्ण की कौतुक प्रियता के अध्याय में विराम पड़ गया। मगर मरने से भी स्वभाव नहीं जाता। एक दिन फिर नंदोई से मजाक करने में, लेकिन वह बाद में।
स्वर्ण के दर्जी पाड़ा वाले अपने मकान में, जिस मकान में सीढ़ी के नहीं होने से छत पर नहीं जाया जाता, रुपयों की कमी से जीवन में जो सीढ़ी ही नहीं बनी, किंतु केवल पैसे की ही कमी से या प्रयोजन बोध के अभाव से छत पर नहीं जाने को स्वर्ण के सिवाय और किसी ने कुछ नुकसान क्या माना था? नहीं माना था।